Good morning, study time only. Today we are going to discuss the Hindu analysis with the help of handwritten notes एंड MCQ क्वेश्चंस, मेंस क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं किस किस तरीके से हम आगे डिस्कशन को मूव करते हैं। तो पहला आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। देखिए, आपको मैं फटाफट आर्टिकल दिखा देता हूँ। इस तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे न्यू अंडरस्टैंड जो अंडर सी केबल टू बूस्ट न्यू स्पीड इन अंडमान, नेट स्पीड जो बूस्ट करने की बात की गई है। देन लॉकडाउन हिट ट्रीटमेंट अंडर द PMJE प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। देन आगे हम मूव करते हुए फर्दर इसके डिटेलिंग को देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितना डिटेलिंग हम दे रहे हैं कि आपका प्रीलिम्स के सारे पॉइंट्स कवर हो जाए, मेंस के सारे पॉइंट्स कवर हो जाए, एक एक चीज़ को इसके अंदर कवर किया जाएगा। देन ये एक न्यूज़ आ गई, देन ये कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो हियर है अगेंस्ट द भूषण अगस्त 17 को, तो ये हम देखेंगे क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से ये फंडामेंटल राइट्स से भी वायलेट होता है, मतलब कॉन्ट्रोडिक्ट करता है। फिर देन लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे। तो यही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। EIA क्या है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, इसके अंदर क्या ड्राफ्ट है, क्यों इसके ऊपर इतना ज़्यादा निकल के आ रहा है, हांगकांग का मीडिया टाइकून जिमी लाई क्यों क्यों अरेस्ट किया गया है, क्या है न्यूज़ सिक्योरिटी लॉ, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ई लोक अदालत हम डिस्कस करेंगे। देखिए, साथ में आपको मैं यहाँ पे कौन से टॉपिक से वो चीज़ रिलेटेड है वो भी बता दिया करता हूँ। देन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ये इसकी पूरी डिटेलिंग के साथ। देन आफ्टर दैट हम ये डिस्कस करेंगे राजनाथ सिंह अनाउंसेस रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ 101 डिफेंस आइटम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया है, उसको हम देखेंगे कौन कौन सा आइटम है, कैसा है, क्यों लगाया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, सिप्री की रिपोर्ट देखेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी देखेंगे, क्या है इंडस वाटर ट्रीटी, कब साइन हुई थी, कैसा क्या हुआ था, अभी क्या ऐसा कंटेक्स्ट निकल के आया है, क्यों न्यूज़ में है। देन हैंड रिटन नोट्स से जो हम लोगों ने एडिटोरियल आता है उसको भी कवर किया है। आइसोलेटिंग चाइना, जैसे कि किस तरीके से आप नोट्स तैयार करेंगे, हॉस्पिटल FIR जो होता है उसके रिगार्डिंग है, GST से रिलेटेड है, WHO रिलेवेंस फंडिंग से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं विदाउट एनी डिले। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और देखते हैं किस तरीके से हम फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे निकल के आया है न्यू अंडर सी केबल टू बूस्ट नेट स्पीड इन अंडमान। तो ये आपको याद रखना होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मंडे को लॉन्च किया अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विद द मेनलैंड दैट वुड प्रोवाइड द रेसिडेंट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। तो यूनियन टेरिटरी जो अंडमान निकोबार के अंदर है उनको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल पाएगी। इस वजह से ये चीज़ क्या किया गया, अंडर सी जो है ऑप्टिकल फाइबर के केबल बिछाए गए हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छी तरीके से नेट कनेक्टिविटी मिल पाएगी, जिस तरीके से मेन लैंड इंडिया के अंदर कनेक्टिविटी है, स्पीड है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, तो ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट है लॉकडाउन हिट ट्रीटमेंट अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम। तो जो हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर से देखिए, यहाँ पे तो जनरली बात की गई इस हॉस्पिटल के अंदर सजन प्रधान के द्वारा इसको लिखा गया है। ये किस टॉपिक से रिलेटेड होता है, हमारा हेल्थ से रिलेटेड ये टॉपिक है, आपको सबको पता होगा। इसमें प्रीलिम्स के ऊपर क्वेश्चन है, ओवरव्यू द की फीचर्स पूछा जा सकता है, एड्स पूछा जा सकता है, मेंस के हिसाब से अचीवमेंट्स क्या क्या है, इसके सिग्निफिकेंस बता दीजिए, चैलेंजेस पूछ सकता है, प्रेजेंट वे और एड्रेस पूछ सकता है कि आप आगे क्या इसमें फर्दर चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आप सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था इसे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंडर द आयुष्मान भारत अम्ब्रेला स्कीम। आयुष्मान भारत अम्ब्रेला स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन अदर एलिमेंट ऑफ द आयुष्मान भारत इस हेल्थ एंड वेलनेस, इसके रिगार्डिंग क्या क्रिएट किया जाएगा, हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो हैं अलग अलग जगह पे क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, ये हमने बात की थी। देन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जब मेजर नेशनल हेल्थ रिफॉर्म रैपिडली, इसमें एसेस टू हॉस्पिटल केयर अबाउट 500 मिलियन जो पुअर पीपल हैं, वल्नरेबल लोग हैं, उन सबको इसके अंदर मिलेगा। अब देखिए, इसके अंदर ये जो बात की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है ट्वीटेड एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम। ये क्या है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम है, तो इसको भी आपको याद रखना है, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम। बेनिफिट्स एंड सिग्निफिकेंस देखेंगे, देखिए बहुत अच्छी स्कीम है। अब ग्राउंड लेवल में क्या होता है, इट डजंट मैटर, बट
यहाँ पे ऑन पेपर तो ये सबसे शानदार स्कीम देखने को लग रही है। बेनिफिट्स देखते हैं इसके। ये क्या करेगी, कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर को, जो हॉस्पिटलाइजेशन के जो एक्सपेंडिचर उसको घटाएगी। 6 करोड़ पीपल जो पुअर पीपल है हर साल, जो पॉवर्टी लाइन की जो नीचे रहता है, उनके हर साल ये चीज़ दिया जाएगा। एवरी ईयर जो है इस स्कीम का फ़ायदा वो उठा सकते हैं। फाइनेंशियल रिस्क वहाँ पे नहीं उठाना पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। एलिजिबिलिटी क्या है, एक सिंपल चीज़ है, ऐसा कुछ खास एलिजिबिलिटी नहीं है कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए, बस नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फैमिली साइज, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि फैमिली का साइज इतना होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैं, साइज, एज, जेंडर, कुछ भी ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। 3 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन इसमें कवर होता है, याद रखिएगा, एंड 15 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये का जो खर्चा होता है वो इसके अंदर एक्सपेंसेस जो होता है सब कुछ जुड़ जाता है, डायग्नोस्टिक वगैरह, मेडिसिन के खर्चे वगैरह सब कुछ इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम आर पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री। जो इसके जो बेनिफिट्स हैं स्कीम के वो अक्रॉस द कंट्री हर एक जगह हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको अडॉप्ट नहीं किया, नहीं माना, तो उसको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, जैसे रूम चार्ज, डायग्नोसिस, सप्लाई, ड्रग्स वगैरह, जो दवाइयाँ वगैरह रहती हैं सप्लाई करना, आईसीयू चार्ज वगैरह सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड रहता है। क्लियर। पब्लिक हॉस्पिटल रेमिडीज हेल्थ केयर सर्विसेज एज पर द प्राइवेट हॉस्पिटल। क्लियर। अब हम यहाँ पे देखते हैं why some states have not implemented the health protection plan and what is holding back its 100% implementation। तो ये हम देखेंगे क्यों कुछ स्टेट्स ने इस प्लान को नहीं लिया है, नहीं अप्रूव किया है स्टेट्स के अंदर, वो हम देखेंगे। जैसे कि फ्यू स्टेट्स कौन कौन से आ जाते हैं, अगर मैं बात करता हूँ कुछ फ्यू स्टेट्स की, तो वो आ जाते हैं, जैसे कि दिल्ली आ गया, तेलंगाना आ गया, ठीक है ना। इसमें आप याद रखिएगा, दिल्ली, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा आर नॉट कवर्ड। इसके अंदर ये जो 4 स्टेट हैं, दिल्ली तो यूटी हो गया, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, 3 स्टेट एक यूटी, दिल्ली, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा इसके अंदर कवर नहीं है। हेल्थ इज़ अ स्टेट मैटर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं हेल्थ क्या है, स्टेट मैटर, स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर स्टेट लॉ बना सकती है, ठीक है। इस हिसाब से इन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि हम इस सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम को नहीं फॉलो करेंगे। जनरली देखने को मिलता है कि अगर सेंटर में कोई दूसरी गवर्नमेंट है, किसी दूसरी पार्टी गवर्नमेंट है, और स्टेट में कोई दूसरे पार्टी गवर्नमेंट, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली ने क्या आर्गूमेंट रखे है कि हमारे पास पहले से ही ऐसे एग्जिस्टिंग हेल्थ स्कीम है जो कि वाइडर कवरेज प्रोवाइड करवा रही है, आपने जो कवरेज दिया है उससे ज़्यादा कवरेज प्रोवाइड करवा रही है, 10 टाइम बिगर देन आयुष्मान भारत स्कीम है। तो ये जनरली ऐसी चीज़ें हैं, आप इसको लिख सकते हैं ऐसा क्यों नहीं किया गया है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स में इस तरीके से पॉइंट्स लिख सकते हैं। उड़ीसा ने क्यों पॉइंट आउट किया, सर्टेन फ्लॉज बताएं कि इसके अंदर हैं, दैट एग्जिस्टेंस, उन्होंने बताया कि हमारे पास पहले से ही एक है स्कीम, जैसे बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना हमारे पास है, तो हम इसे नहीं ज्वाइन करेंगे। तो याद रखिएगा, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना जो है उड़ीसा की स्कीम है, ठीक है। इसके अंदर उन्हें एक्स्ट्रा 2 लाख कवर वुमेन वगैरह को कवर किया है, ठीक है, इसके अंदर। देन तेलंगाना ने क्या बोला, रेज कंसर्न अबाउट द रेदर नैरो एम्बिट, इसने बताया कि इसका जो एम्बिट है नैरो एम्बिट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, और कहा आरोग्य श्री स्कीम बेनिफिट मोर पीपल, जो उनका जो स्कीम है वो क्या है, आरोग्य श्री स्कीम, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचा रही है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट ने क्या क्या कहा है। वेस्ट बंगाल ने ऑप्ट किया है कि हम इससे आउट हो जाएंगे, रिफ्यूज टू पे शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें थी। सजेशन मेड बाय द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसके ऊपर क्या सजेशन देते हैं वो हम देखेंगे। देखिए क्या होता है कि अब जब इस तरीके से कौन क्या सजेशन देगा, अगर आपके पास एक एक दो पॉइंट भी आपको याद रह गया, आंसर राइटिंग जब आप कर रहे हो तो इसका यूज करने की कोशिश करिए। सपोज जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपको दिमाग में अगर ये पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप उसको लिखिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि इसको उठाइए और लेक्चर को देखिए, समझिए, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करिए। तो अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो जब एट द एंड एग्जाम के दिन आपको जब एकदम से अगर कोई इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको हैंडल कर ले जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी टाइम ओनली के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, PDF PPT मैं वहीं पे शेयर कर दिया करता हूँ सारी चीज़ें, और लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी टाइम ओनली के नाम से। तो आप टेलीग्राम में जाके भी सर्च कर सकते हैं। साथ में लेक्चर अगर पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, फटाफट शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ। सजेशन आप देख लेते हैं यहाँ पे, सजेशन मेड बाय द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA के द्वारा कुछ सजेशन दिए गए हैं, उसको हम उसकी बात करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल शुड बी रिमूव फ्रॉम एम्बिट ऑफ द स्कीम
ऐसा सर्विस देयर आर ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको रिमूव कर देना क्योंकि चाहिए इस एम्बिट ऑफ द कॉस्ट से, क्योंकि उनको ऑलरेडी जो है फ्री कॉस्ट जो है सर्विस जो है मिल रही है, तो फिर ये चीज़ करने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो एक तो आप डबल चीज़ें सर ले रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने ये सजेशन दिया है। देन गवर्नमेंट शुड फंड पब्लिक हॉस्पिटल डायरेक्टली। गवर्नमेंट को पब्लिक जो हॉस्पिटल्स हैं उनको डायरेक्टली फंड करना चाहिए, उनको डायरेक्टली दे देना चाहिए फंड कि यार हाँ जो भी इस तरीके से आया तो उसको ऐसा कर दिया जाए। ठीक है, थ्रू इंश्योरेंस कंपनीज पेइंग 15% टूम, तो ये सारी चीज़ें ये चीज़ नहीं करवा चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। तो यही सारी चीज़ें कि इससे टैक्स जो फंडेड होगा और ऑन हॉली नेक्सेस जो होगी, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे पुणे दगदू से गणपति कैंसिल पब्लिक सेलिब्रेशन। तो कोविड-19 की वजह से इन्होंने पब्लिक सेलिब्रेशन जो था यहाँ पे तो इसको कैंसिल कर दिया है। अब देखिए ये जनरल सी इन्फॉर्मेशन थी, ऐसा नहीं कि आपकी यूपीएससी में आएगा, मैंने सोचा कि ऐसा डाल दिया जाए इस तरीके से न्यूज़ भी, ये आपको भी पता चलना चाहिए। तो ये इनका 127 साल से एक तरीके से ट्रेडिशन चल रहा था, पुराना ट्रेडिशन है, तो बहुत ज़्यादा पुराना है, ये महाराष्ट्र के अंदर है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा आप एक बार देख लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आरती वगैरह सारी चीज़ चलेगी, तो मुझे लगा कवर करना चाहिए, तो मैंने जनरली इसको ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट टू हियर द केस अगेंस्ट भूषण फ्रॉम अगस्त 17। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो केस को सुनेगा भूषण से फ्रॉम अगस्त 17 अगस्त से। तो वो हम इसको देखेंगे, कोर्ट टू हियर द मेरिट्स इफ हिज रिमार्क अमाउंट टू कंटेम्प्ट। तो इसको हम देखेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द वेरियस ऑर्गन, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म से ये टॉपिक कवर होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारा टॉपिक का नाम है, तो इसको हम देखेंगे क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप सभी लोगों से मैं क्वेश्चन पूछा हूँ, मैं इसको एक बार कवर भी कर चुका हूँ। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो आपको पता होना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है। कोर्ट की अवहेलना करना ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर आप कोर्ट की बातों को नहीं मान रहे, कंट्रोवर्शियल एलिमेंट चल रहा है इंडियन लीगल कंटेक्स्ट के अनुसार, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। The basic idea of the contempt law is to punish those who do not respect the order of the court. जो कोर्ट की ऑर्डर को एक तरीके से नहीं मानता है उसे पनिश करना। ठीक है, ये कंटेम्प्ट को कोर्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, कंटेम्प्ट इज ऑल्सो यूज टू पनिश स्पीच दैट लोअर द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट एंड इंटरफेरेंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। कहने का मतलब ये कि अगर कोई कोर्ट्स की बात को नहीं मान रहा है तो उस पर पनिश कर सकते हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के। देन अगर कोर्ट की जो डिग्निटी है, अगर अपनी बोल चाल से, स्पीच से, किसी भी प्रकार की स्पीच है, कैसे भी बोल चाल के या लिख के या किसी भी प्रकार से अगर आप कोर्ट की डिग्निटी को डाउन कर रहे हैं, लोअर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। तो आपको दो केसेस समझ में आ गए। अब दो केसेस समझ में आ गए, इसीलिए हमने इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। एक सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये कहता है कि आप विलफुली डिसओबीडियंस है, कि आप कोर्ट की जजमेंट को नहीं मान रहे। सपोज आपके घर, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो ये आपका घर हो गया। ठीक है, आपके घर के पास में यहाँ पे जो है बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। आप अगर आपने नगर पालिका में नगर निगम में आपने शिकायत की, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे हैं, तो आपने क्या किया, आप पहुँच गए कहाँ पे, कोर्ट के पास। आप कोर्ट के पास पहुंच गए और कोर्ट ने, हाई कोर्ट या फिर जो भी कोर्ट है, कोर्ट ने वहाँ पे जजमेंट दिया और बोला कि आप उनको दिया कि नगर पालिका को कि आप जाइए वहाँ पे साफ़ करिए, ये सारी चीज़ें देखिए। ठीक है, नगर निगम को। तो फिर वो नगर निगम जाता है, उसको साफ़ करता है। सपोज वो नगर निगम नहीं साफ़ करता, तो आप क्या करेंगे, अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बता, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग एक कहते हैं ना कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, मतलब आपको कोर्ट के ऊपर भरोसा है कि कोर्ट जो फैसला देगा उसको लोग मानेंगे, जो भी बड़ी बड़ी जो बॉडीज़ हैं उसको मानेंगी। तो इसलिए आपके पास एक भरोसा है, आपका ये मैकेनिज्म चल रहा है, आपको जस्टिस डिलीवर हो रहा है। तो जस्टिस डिलीवर हो रहा है, इसलिए हमको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज इनने नहीं मांगा तो फिर क्या होगा, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, फिर उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी कि आपने नहीं मांगा। तो ये होता है सिविल। ठीक है, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, आपको मैं समझा दूं। अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो इसके अंदर जनरली आता है कि आप विलफुल तरीके से अगर आप बोल के या लिखते हुए किसी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अपना यूज करते हुए अगर आप कुछ भी इस तरीके से ऐसा बोल देते हैं जिससे डिग्निटी लोअर होती है, कोर्ट्स की डिग्निटी को हनन होता है, तो ऐसे केसेस में आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। रिसेंटली क्या हुआ था, अगर मैं आपको कंटेक्स्ट बता देता हूँ, तो
तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे कुलभूषण जो भूषण जी हैं, उन्होंने इसके ऊपर कहा कि ये मतलब वो बाइक में घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए वो बीजेपी की बाइक में बीजेपी की लड़की की बाइक थी, ऐसा कह लीजिए, बीजेपी का पार्टी का एक मेंबर था, उसके लड़के की बाइक थी, तो उसमें बैठे हुए थे, तो उसमें फ़ोटो उन्होंने शेयर की, तो उसमें उन्होंने ऐसा दिया, वर्डिक्ट दिया कि आप यहाँ पे घूम रहे हैं और दूसरों को बोल रहे हैं कि आप घर पे रहिए इस तरीके से। तो वो क्या, तो अब देखिए जनरल चीज़ें आपको लगेगा कि यार ऐसा तो कोई भी नहीं बोल सकता है और ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा क्या है। तो इसके अंदर ये पॉइंट है कि लोअर डिग्निटी कहाँ से हो रही है। उन्हें बोला कि अगर ये जो पेपर है, अगर ये न्यूज़ में आया, या अगर ये चीज़ कभी कल को बाहर निकल के आ जाती है और गांव गराज का आदमी जो इतना बिल्कुल समझदार नहीं है, फिर कह लीजिए वो इतना तर्क शक्ति नहीं लगा पा रहा है कि यार ये चीज़ सही है, ये गलत है, किसने बोला है, अगर वो तो पढ़ेगा तो उसे लगेगा ही ना कि यार क्या है, उसकी कोई किसी की कोई वैल्यू नहीं है, इस तरीके से कोई भी किसी को बोले जा रहा है, तो ये गलत है। तो इसलिए उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे कुछ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं जो आपके प्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अंडर आर्टिकल 129 एंड 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, क्या एम्पावर करता है कि वो रिस्पेक्टिवली पनिश कर सकते हैं अगर कोई उन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो 129 के तहत कौन सा आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, और 215 के आर्टिकल के अंदर किसको दिया गया है, हाई कोर्ट को ये पावर दी गई। तो आपको दोनों आर्टिकल याद रखना है। देन सेक्शन 10 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, याद रखना है, ये चीज याद कर लीजिए तुरंत अभी के अभी। सेक्शन 10 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 डिफाइंस द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू पनिश द कंटेम्प्ट एंड इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगर कोई बात नहीं मानता, इस तरीके से करता है, तो सेक्शन 10 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जा सकता है, उन्हें जो है पनिश किया जा सकता है। क्लियर हो गया पॉइंट। यही सारी पॉइंट्स है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको रिलेट करते हुए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द आर्टिकल 19। कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है हम इसको किस तरीके से देखते हैं, आर्टिकल 19 जो कि हमको मिला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका एक तरीके से क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। मतलब ऐसा है कि आप ऐसा तो नहीं किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं कि सपोज मैं ये हूँ, आपको बोल दूं कि यार ये फलाना ऐसा काम कर रहा है, बिल्कुल आपको बुरी तरीके से गाली गलौज कर दूं, ये गलत है, इस तरीके से आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कंटेम्प्ट, ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, ये इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है पब्लिक ऑर्डर को और डिफेमेशन को बनाने की मतलब एलिमेंट्स को बचाने के लिए, कि आप पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करके डिफेमेशन ना हो, कि आप किसी की जो उनकी जो एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं उनकी जो छवि बनी हुई उसको आप धूमिल कर रहे हैं, और जो भी बोल रहे हैं तर्क बिना तर्क दिए बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं, आपके पास कुछ ऐसा एविडेंस नहीं है उनके ऊपर रिगार्डिंग, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। व्हाई कोर्ट्स नीड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट पावर, कोर्ट को क्यों जरूरत है कंटेम्प्ट पावर की, टू इंश्योर देयर ऑर्डर आर इम्प्लीमेंटेड, उनका ऑर्डर इंप्लीमेंट हो। अभी हमने डिस्कस किया क्यों जरूरत है, क्योंकि हमने नगर पालिका वाला एक केस जो डिस्कस किया था, नगर निगम नगर पालिका वाला, ठीक है, टू सस्टेन द इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ, उनकी इंडिपेंडेंट नेचर रहे, जुडिशरी जो इशू करे उससे लोग माने, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर। इशू आर्टिकल कंटेम्प्ट ऑफ इशू विद द कंटेम्प्ट ऑफ लॉ, जो कंटेम्प्ट लॉ है उसके साथ क्या इशू है। सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू ऑल द सिटीजन, कंटेम्प्ट प्रोविजन कर द पीपल फ्रीडम टू स्पीक अगेंस्ट द कोर्ट फंक्शनिंग, तो कोर्ट फंक्शनिंग के अगेंस्ट में बोलना ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या किया है, हमने अब देखिए द लॉ इज वेरी सब्जेक्टिव, इट माइट बी यूज्ड फॉर जुडिशरी आर्बिट्रेरी टू सप्रेस देयर क्रिटिसिज्म बाय पब्लिक, तो पब्लिक के साथ पब्लिक जो है कोई भी क्रिटिसिज्म करेगी तो उसको सप्रेस कर दिया जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का धासा देके, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एक अलग से ऐसा लॉ लेके आइए, कुछ ऐसा बताइए कि हाँ ये चीज़ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर आप ऐसा करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अगर ऐसा करते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, ये आपका क्रिटिसिज्म है, आप सिंपली क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्रिटिसाइज ही नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब रह जाएगा, अगर आप डेमोक्रेसी के अंदर चीज़ों को क्रिटिसाइज ही नहीं कर पाते, तो ये सारी चीज़ें बोला गया है, यही सारी चीज़ें कंक्लूजन के अंदर भी लिखी गई हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो भी है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर किस तरीके से होना चाहिए, लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के रखना है। तो हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिस्क्राइब करना है, डिटेल में आप डिस्क्राइब करिए, बताइए क्या चीज़ें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आती हैं और क्या चीज़ें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर नहीं आती हैं, जिससे आगे आने वाले लोग जो हैं,
जो भी हो वो अच्छी तरीके से देख के समझ के इसके ऊपर बात करें और बोलें, या फिर जो भी एक्शन लें वो इसके ऊपर एक्शन लें। तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं कि आज हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, कंटेम्प्ट लॉ इन अदर टू कंट्रीज, या अब कुछ अदर कंट्रीज में अगर हम बात करते हो तो इंग्लैंड, जैसे कि इंग्लैंड के अंदर लीगल पोजीशन जो है दिया गया है कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा है। वो अमेरिका कोर्ट के अंदर इसको यूज ही नहीं किया जाता। यूएसए के अंदर तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म की पावर है, कोई भी किसी को किसी भी लेवल पे क्रिटिसाइज कर सकता है, किसी भी उस लेवल में है, प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बड़े बड़े मतलब कुछ भी किया जा सकता है। कंटेम्प्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू कमेंट ऑन जजेस लीगल मैटर में किया जा सकता है। तो अमेरिका के अंदर ऐसा कोई लॉ नहीं है, ठीक है, हटा दिया गया। कनाडा के अंदर टेस्ट ऑफ कंटेम्प्ट इज टू रियल सस्टेनेबल टू इमीडिएट डेंजर टू एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको टेस्ट किया जाता है कि क्या सही है या गलत है, तो ये पहले सही करते, ये चीज़ टेस्ट करते हैं, इसके बाद उसके ऊपर एक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज के ऊपर जो लॉ थे वो हमने देख लिया, आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के अंदर। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेस्ट अगेंस्ट EIA नीड लेस जावेडकर ने कहा है। ठीक है, अब देखिए EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 का ड्राफ्ट आया है। 2020 के ड्राफ्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बोली गई हैं कि यार ये गलत है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट निकल के आएगा, बहुत सारी चीज़। अब देखिए इसको प्योर मैंने एक अलग से लेक्चर लिया हुआ जो कि हमारे दूसरे चैनल के अंदर, जो हमारा एक मेरा खुद का पर्सनल जो चैनल है उसके अंदर मैंने सामने आके आप लोगों को डिस्क्राइब किया है, साथ में आर्टिकल्स बताए हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से EIA आप जाके देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है मैंने उसको, तो जाइए उसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से वहाँ से आप इसको ज़रूर देखना है। अब देखिए हांगकांग मीडिया टाइकॉन जिमी लाई अरेस्टेड, जो हांगकांग मीडिया के जो टाइकॉन जिमी लाई थे कर लिया गया है। अब ये क्या हो रहा है कि पहले क्या हुआ था कि ऐसा होता था कि हांगकांग का लॉ अलग है और ये चाइना के लॉ अलग है। ठीक है, तो जो पहले ऐसा कि समझ लीजिए कि वहाँ पे क्रिमिनल से रिलेटेड लॉ लेके आई थी। ठीक है, तो इस लॉ के अनुसार क्या होता था कि जो हांगकांग में अगर कोई गलती करता है तो उसको यहाँ पे लाके चाइना के अंदर लाके पनिशमेंट दी जा सकती थी, ऐसा था। लेकिन ये इस लॉ को इसके बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चला, तो इस लॉ को हटा दिया कि यार चलो ठीक है, इस लॉ को हटा देते। अभी नया जो है सिक्योरिटी लॉ लेके आया गया है। ठीक है, तो सिक्योरिटी लॉ के अनुसार सारी चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से मिला दी गई है। न्यू सिक्योरिटी लॉ के तहत ये हाई प्रोफाइल जो पर्सन जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये एक न्यूज़ थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को आप मेंशन करेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए और हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑर्गेनाइज फर्स्ट लोक अदालत। तो पहली लोक अदालत जो है ऑर्गेनाइज की गई है DSLSA, याद रखिएगा, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं हमारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है, ठीक है, टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये टॉपिक कवर होता है, आप टॉपिक एक बार देख सकते हैं किस टॉपिक से, वेलफेयर स्कीम ऑफ वल्नरेबल सेक्शन पॉपुलेशन, ठीक है, इनसे रिलेटेड होता है। आप कंटेक्स्ट देखते हैं, in a first of its kind in the country, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है रिसेंटली लोक अदालत इनने किया, मतलब बिटवीन द पार्टीज हु आर विलिंग टू गेट देयर मैटर्स सेटल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिकली मीडिया के अनुसार ऑनलाइन तरीके से अब डिस्प्यूट को जो है अगर कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है। इन द जो है लोक अदालत ऑनलाइन लिंक जो है वुड बी सेंड टू सामा क्या है, एक तरीके से एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्लेटफॉर्म है रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है सुना जाएगा मैटर को और उसके बारे में उसकी जजमेंट दी जाएगी, वो बताया जाएगा। ठीक है, OTP सेंड होगा और कन्फर्मेशन आएगा, डिस्प्यूट विड बी सेटल हो चुका है नहीं हो चुका, इस तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। ठीक है, आउटकम्स निकल के आएगा, ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। अब देखिए लोक अदालत क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, आपको पता होना चाहिए लोक अदालत क्या है। लोक अदालत इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म। अगर आप कोर्ट में नहीं जाना चाहते तो आप लोक अदालत जाके अपने मैटर को डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिटिगेशन वगैरह सारी चीज। लोक अदालत आर फॉर्म टू फुलफिल द प्रॉमिस गिवन द प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि प्रीएम्बल के अंदर जो हमारा जो वर्ड है, जैसे सिक्योरिंग जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल
फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। सपोज कोई अगर ऐसा है जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो नहीं जा पा रहा है, नहीं वो कर पा रहा है, तो कैसे करेगा? तो ये लोक अदालत इनको हेल्प करता है ये सारी चीज़ों को, ठीक है। अब आर्टिकल 39A के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी चीज़ मेंशन है कि हमें क्या करना चाहिए, प्रोवाइड फ्री लीगल एड सर्विसेज टू द डिप्राइव्ड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मेंशन है। तो आर्टिकल 39A आपको अच्छे से याद रखना होगा। आर्टिकल 39A क्या है आप लोगों को बताइए, चलिए ये क्या है, DPSP का पार्ट है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। तो इस तरीके से आर्टिकल्स को भी आप साथ ही साथ याद करते हुए चलिए, आपकी सारी चीज़ें कवर होती आएंगी। आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है कि आल्सो मेक टू कंपलसरी फॉर द स्टेट टू गारंटी इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे इक्वलिटी का मतलब ऐसा है, हमारे यहाँ इक्विटी फॉलो किया जाता है। इक्वलिटी के अंदर क्या है, इक्विटी। इक्विटी मतलब जो डिप्राइव सेक्शन है, जो ऐसे सेक्शन है जो लॉ में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं, इतनी फीस नहीं भर पा रहे हैं, जो बड़े बड़े लॉयर से नहीं हायर कर पा रहे, तो उनके लिए क्या प्रोविजन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेके आए हैं, उनको क्या जस्टिस नहीं मिलेगा फिर? तो इस तरीके से ये चीज़ निकाली गई है। आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22 देन आर्टिकल 39A, ये तीनों आर्टिकल आपको याद रखना है। क्लियर? अब ये हमने देखे। अब हम देखेंगे जो हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत लोक अदालत क्रिएट किया गया था। इसको स्टेचुरी प्रोविज़न मिला है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिस चीज़ का जिक्र हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो जाती है, उसका कोई ना कोई आर्टिकल होगा, जो एक्ट के तहत बनती है वो क्या हो जाएगी, स्टेचुरी बॉडी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, 39A में दिया हुआ था हमारे, लेकिन हमारे 39A में नहीं दिया हुआ था, ये वहाँ पे दिया था फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। तो उस लॉ को फॉलो करने के लिए, एक तरीके से उस आर्टिकल को एप्लीकेशन करने के लिए हमने ये एक्ट लेके आए। कौन सा? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। लोक अदालत को स्टेचुरी स्टेटस दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। वर्डिक्ट ऑफ द सिविल कोर्ट इज अल्टीमेटली बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टिकल्स में बाइंडिंग रहता है इसके सभी डिसीजन को। नो प्रोविजन ऑफ अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट मेड बाय द लोक अदालत। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होगा। दे आर फ्री टू इनिशिएट लिटिगेशन अप्रोचिंग द कोर्ट अप्रोप्रिएट जुरिडिक्शन, राइट टू लिटिगेट, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। कोर्ट की जो फी है, नो कोर्ट फी पेबल, कोई फी नहीं है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। मैटर इज फाइल्ड इन द लोक अदालत, इफ अ मैटर इज पेंडिंग इन द कोर्ट, लॉ इज रेफर टू द लोक अदालत। तो रेफर कर सकता है कोर्ट ऑफ द लॉ, जो है इसे रेफर भी कर सकता है लोक अदालत के अंदर। कोई फीस नहीं देनी होती यहाँ पे ओरिजिनली आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, राजनाथ सिंह अनाउंसेस रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ 101 डिफेंस आइटम। 101 डिफेंस आइटम के ऊपर यहाँ पर राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया है रिस्ट्रिक्शन कि आप इन जो है ये गवर्नमेंट पॉलिसी से और इंटरवेंशन ऑफ द डेवलपमेंट द वेरियस सेक्टर अरेंजिंग द डिजाइन इंप्लीमेंटेशन। तो आप ऐसा कह सकते हैं गवर्नमेंट अब उठा रही प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उठा रही है कि आप अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए क्या होता है कि अगर सिंपल चीज़ मैं आपको बताऊँ, सपोज 50 रुपये किलो का यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 रुपीज़ केजी का राइस मिल रहा है, ठीक है। राइस आपको इंडिजीनियसली मिल रहा है, ठीक है, भारत के लोग जो उपयोग कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन बाहर से चाइना से कोई माल आता है जो आपको 45 रुपये केजी का देता है, तो आप क्या करेंगे? लोग बहुत इसी को प्रेफर करेंगे। फिर इंडिजीनियस माल हमारा ठप बढ़ जाएगा, ये चाइना का माल आगे बढ़ जाएगा। तो ये ना हो, या तो इसके ऊपर आप टैक्स लगा दीजिए, या फिर इसको आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, हम आपकी ये चीज़ नहीं लेंगे, आप इस तरह सस्ते में दे रहे हैं, हमारा जो इंडिजीनियस मार्केट है वो हैम्पर हो रहा है। तो ये दो पॉइंट्स होते थे। यहाँ पे क्या किया गया है, ये सेम चीज़ की गई। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिसेंटली अनाउंस किया है लिस्ट ऑफ 101 आइटम की लिस्ट को डिफेंस मिनिस्ट्री विल स्टॉप इंपोर्ट नहीं करेगा। जैसे कि आप सभी लोग सिप्री की रिपोर्ट अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार जो है इंडिया क्या है, बहुत ज़्यादा आर्म्स एनिमेशन को इंपोर्ट करता है, सेकंड नंबर पे आ गया है। इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है आर्म्स को इंपोर्ट करने की कैटेगरी के अंदर। तो हम बहुत ज़्यादा जो है इंपोर्ट करते हैं। तो यही स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा कहा गया है। सिप्री की जो हमने बात करी यही है सिप्री। तो ये आपको पता होना चाहिए। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर बिटवीन 2014 टू 19, ये इसने रिपोर्ट में कहा है, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए कि हम दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस ना रहें, टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ इंपोर्टेड आइटम्स इन डिफेंस, हम इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और इंडियन चीज़ों को बाहर भी फैलाएंगे और अपने इंडिया के अंदर डोमेस्टिक तो फैलाएंगे। तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर बात की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी मीटिंग
कि क्या है वो, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया हैज रिफ्यूज टू रिक्वेस्टेड बाय द पाकिस्तान टू होल्ड अ मीटिंग ऑन इशू अराउंड द इंडस वाटर ट्रीटी। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी होगी इसको रिफ्यूज कर दिया गया है कि हम जाके अब वाघा बॉर्डर में, अटारी चेक पोस्ट में नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन अगर आपको करना है तो कर लीजिए। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था कि आप मीटिंग कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे इंडिया ने मना कर दिया कि हम ऑनलाइन कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, कैसा क्या है। तो वाटर जो इंडस वाटर ट्रीटी है आप सभी लोग जानते हैं 1960 में इसको साइन कर दिया गया था 31 मार्च को, बिफोर तो ये। ठीक है, तो इस जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है कराची में साइन हुआ था, साइन इन कराची ऑन 1960 में। ठीक है, किस किस के बीच में साइन हुआ था? इंडिया से पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने साइन किया था। एंड पाकिस्तान से प्रेसिडेंट आयूब खान ने साइन किया था, ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इस वर्ल्ड बैंक के साथ वर्ल्ड के सामने। तो ये आपको याद रखना है। अंडर द ट्रीटी इंडिया हैज कंट्रोल ओवर द वाटर फ्लोइंग इन द ईस्टर्न रिवर। तो इंडिया का कंट्रोल रहता है किस रिवर के ऊपर? जो ईस्टर्न फ्लोइंग वाटर रिवर है उसके ऊपर। बियास हो गया, रवि हो गया, सतलुज हो गया, इसके ऊपर उनका कंट्रोल रहेगा इंडिया का। 3 रिवर याद रखिएगा, बियास, रवि, सतलुज, BRS। ठीक है, बॉर्डर रोड ऐसा कुछ भी करके आप याद रख लीजिए निमोनिक्स बना के। पाकिस्तान है कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न रिवर। पाकिस्तान वेस्टर्न रिवर को कंट्रोल करता है। इंडस, चेनाब एंड झीलम। आप ऐसा ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऐसा याद रख सकते हैं कि कोई भी मैटर होता है तो वो ICJ के पास पहुंच जाता है पाकिस्तान, लेकिन उसको कुछ मिल नहीं पाता। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं इंडस और इंडस, चेनाब और झेलम जो है पाकिस्तान के पास जाती है। एज पर द ट्रीटी वाटर कमीशन ऑफ द पाकिस्तान एंड इंडिया आर रिक्वायर्ड टू मीट ट्वाइस अ ईयर। तो साल में 2 बार मिलने होता है, इसको अरेंज करना होता है। विजिट करिए आप एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स में, साइट्स में, और क्रिटिकल रिवर्स, हीड वगैरह सारे को देख सकते हैं। बोथ साइड्स आर शेयर डिटेल हो तो वाटर फ्लोइंग, क्वांटम, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को, सारी चीज़ों को शेयर करते हैं। ये ट्रीटी साइन हुई थी। ठीक है, और एक्सपोर्मेशन एक्सचेंज वगैरह की बात की जा रही थी। अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी हमने देख ही लिया। देखिए फिर से वही सारी चीज़ें आ गई हैं। अब ये देखिए आप यहाँ पे मैं मैप में भी आपको दिखा देता हूँ। 56 और रियल इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया पाकिस्तान, इंस्ट्रूमेंटल पीसफुल शेयरिंग वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूटरीज की बात की जा रही थी। तो यहाँ पे सारी चीज़ दी गई, कुछ फीचर्स दिए गए हैं कि कौन सी रिवर किसके उसमें जाती है, जो हमने देख लिया। ठीक है, इंडिया इज अलाउड टू यूज 20% ऑफ द इंडस वाटर फॉर इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन पर्पस की बच्चे हमने यहाँ पे अलाउ करके रखा है, जो हमारे अंदर आती हैं उनको। ठीक है, एज अ परमानेंट बॉडी कॉल्ड द इंडस वाटर कमीशन सॉल्व डिस्प्यूट अराइजिंग द ओवर द वाटर शेयरिंग। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब आते हैं हम द हिंदू एनालिसिस का अपना जो ये आर्टिकल है। देखिए पहला आर्टिकल था यहाँ पे स्टील फ्रेम रिलेटेड। तो यहाँ पे जनरली बातें की गई थी, तो मुझे लगा कि बस हेडिंग डाल दो, आप लोगों को तो समझ में आ ही जाएगा स्टील फ्रेम क्या है। देखिए स्टील फ्रेम के अंदर बात की गई थी, स्टील फ्रेम कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी को। जैसे कल को आप अगर आप IAS IPS ऑफिसर बन के जाएंगे, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप पोस्ट को बढ़ाइए। 700 पोस्ट हैं टोटल निकलती हैं हर साल, फिर आप 7 से 800 करिए, उसको 900 तक पहुँचाइए। तो वो किया जा सकता है कैसे कि अगर आप बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उनको छोटा छोटा कर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट बढ़ा देंगे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि ब्यूरोक्रेसी से बढ़ जाएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक IAS ऑफिसर और एक IPS ऑफिसर रहेगा। इस तरीके से जो है बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि यही एक स्टील फ्रेम है इंडिया की, कि अगर ये अच्छे से काम करें, ये कल को अगर बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, हर एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो इंडिया को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आप ये सारी चीज़ें जो है, डिस्प्यूट जो है, कोई भी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगी और हम बहुत अच्छे से आगे काम कर सकते हैं, बढ़ सकते। कोई भी पॉलिसी हो गई, इसको इम्प्लीमेंट करवाना, करप्शन ना होना, तो ये बात की जा रही है कि हमको इसके अंदर जोर देना चाहिए, इसके अंदर फोर्स करना चाहिए। ऐसा कुछ खास पॉइंट नहीं थे, ये सारे पॉइंट थे। ठीक है, आइसोलेटिंग चाइना के एक पॉइंट है यहाँ पे। आफ्टर द ईयर ऑफ कोऑपरेटिंग विथ वन अनदर, एक दूसरे से कोऑपरेशन के बाद US और चाइना यहाँ पे देखिए एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, कॉन्फ्रंटेशन स्टेज में US और चाइना दोनों हैं कॉन्फ्रंटेशन स्टेज में, तो वो मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर। अब इसके अंदर देखिए मेनली बात की गई है कॉन्फ्रंटेशन में। कुछ लोग बोलते हैं कि US के साइड जाओ, कुछ लोग बोल रहे हैं चाइना के साइड जाओ। ठीक है, हर दोनों कंट्री एक दूसरे को हमको बुला रहा है। हर एक जो कंट्री आसपास की सबको बुला रहा है कि आप हमारे में अलाई हो जाइए। यहाँ पे चाइना ने एक प्रपोज किया है ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, जो कि CPEC चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो वो हिमालयन की जो जैसे नेपाल भूटान सबको ज्वाइन करवाने की बात चल रही है, और बांग्लादेश वगैरह को।
तो वो अब देखते हैं क्या होता है, इसका क्या निकल के आता है आगे। अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें चाहता है कि क्रिएट करे एक एलआई को जो चाइना को काउंटर किया जाए, ठीक है। नेपाल को यहाँ पे पब्लिश अ न्यू मैप डिस्प्यूट निकल के आया है, ठीक है। ये तो अब सब लोगों को पता ही होगा। तो इस तरीके से चाइना रोल प्ले कर रहा है कि नेपाल को साइड में ले रहा है और दूसरी कंट्रीज के ले रहा है, और हमारे तो डिस्प्यूट निकल के आते ही रहते हैं चाइना के साथ। तो यहाँ पे बात की जा रही जैसे कि पहले जो कोल्ड वॉर का एरा था, फर्स्ट कोल्ड वॉर का एरा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग न्यूट्रल हो गए थे, हमने नैम प्रिंसिपल को फॉलो किया था, हम बिल्कुल न्यूट्रल हो गए थे। हम ना रशिया के साथ गए थे ना यूएसए के साथ गए थे, क्योंकि हमारा किसी से ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं था। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है, आज ये टाइम नैम का नहीं है, आज ये थोड़ा सा अलग टाइम है, जब हमारा चाइना के साथ हमारी प्रॉब्लम टेंशन निकल के आ रही है। तो हम अपने क्या कह सकते हैं इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, हम यूएस के साथ जाने की जो हमारा जो है तो उसको ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नेम को ही फॉलो करें। तो ये एक पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया। देखिए हॉस्पिटल्स फायर यहाँ पे बात की जा रही है, अभी न्यूज़ निकल के आई थी कि हॉस्पिटल्स के अंदर फायर वगैरह जो सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए हैं कई जगह पे, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको छोटे से रिपोर्ट बता दूं, अकॉर्डिंग टू द एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट 2015, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर आर द मोस्ट प्रोन फायर आउटब्रेक, सबसे ज़्यादा फायर लगती है रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी आई थी कि जब कोविड-19 के पहले की न्यूज़ में है थी ये, ठीक है, समथिंग एक साल भर हो गया, तो उसके अंदर निकल गया है कि दिल्ली के अंदर जो काफ़ी लोग रहते थे, मतलब जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने जाते थे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर की तैयारी करने जाते थे, तो वो रहते थे वहाँ पे ऐसा शॉर्ट सर्किट हुई थी और आग वगैरह लग गई थी, बहुत सारे लोग वहाँ पे जल गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा लॉसेस हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आई थी। तो वो बहुत थोड़ा सा इशू था, वो निकल के आया था। अभी इससे पहले अगर मैं बात करूं, कोटा का केस आप लोगों ने सुना ही होगा। कोटा के अंदर बहुत बड़े लेवल पे एक आग लग गई थी, जिसकी वजह से कई लोग कई जो बच्चों की मतलब मर गए थे, वहाँ पे डेथ हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आई थी। तो ये मेजर रीजन्स निकल के आ रहे हैं। इसके जो 3 मेजर रीजन्स अगर आपसे पूछा जाए तो आपको जरूर याद रखना है 3 मेजर रीजन्स इसके क्या क्या है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। दिल्ली के अंदर जो केस हुआ था वहाँ पे यही था, और कोटा के अंदर जो केस हुआ था वहाँ पे भी यही केस निकल के आया था, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। उसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या है, तो आप ये 3 रीजन तो आपको लिख के ही आना है। और सेकंड है गैस सिलेंडर का बर्न होना। तो जो हाउस होल्ड वगैरह है और जो इस तरीके से चीज़ें चल रही, तो वहाँ पे जनरली गैस सिलेंडर वगैरह बर्स्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आग लग जाती है, प्रॉब्लम निकल के आती है। और तीसरा है ह्यूमन नेग्लिजेंस। अगर आप ह्यूमन नेग्लिजेंस कर रहे हैं, फायर सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन की बिहेवियर की वजह से कुछ ऐसा गलत काम किसी ने कुछ कर दिया, कुछ इस तरीके से कर दिया जिसके सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं किए, तो उसकी वजह से ये 3 मेजर रीजन्स हैं जहाँ इसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स निकल के आ रही। तो तीनों के तीनों आपको अच्छे से याद रखना है। इसके रिगार्डिंग नेशनल बिल्डिंग कोड जो है बनाया गया था 2016 के, कुछ रूल्स यहाँ पे नॉर्म्स बताए गए थे, लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं ये नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए कि आप इन नॉर्म्स को फॉलो करिए, सारी चीज़ों को करिए, ठीक है। फायर सेफ्टी चैप्टर जो होना चाहिए, एक छोटा सा पॉइंट था जो मुझे लगा बता देना चाहिए कि स्कूल एजुकेशन के अंदर हम कोशिश करें प्रोग्राम्स को रखने की, फायर सेफ्टी और इस तरीके से एक्टिविटीज़ हैं उनको रखनी, ना ही सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ साइंस और ये सारी चीज़ें पढ़ाए जा रहे हैं, मैथ्स वगैरह, आप ये सोशल वाली जो चीज़ें हैं इनको भी ज़रूरी है आप पढ़ाना। किस तरीके से क्या जीएसटी से रिलेटेड एक छोटा सा आर्टिकल था, मैंने सोचा इसको कवर कर लिया जाए। तो जीएसटी क्या है, आप सभी लोगों को पता है कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था ये, और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये जीएसटी जो है, ठीक है। कंपनसेशन टू द टैक्स एक्ट 2017 इसके ऊपर लगा हुआ, तो इसके तहत जो है जो भी लॉस होगा स्टेट्स को जो भी लॉस होगा वो सेंटर पे करेगा 5 साल तक के लिए, ठीक है। तो यह इस एक्ट के तहत यहाँ पे बोला गया था, और जो टारगेट रखा गया था वो 14% रखा गया था कि 14% हर साल इंक्रीज होगा। सपोज कोई स्टेट है जो रेवेन्यू इसको 10% मिला है और वो 4% की कमी हो रही है, 14% हमने टारगेट रखा है, तो वो 4% जो कौन फुलफिल करेगा, वो करेगा फिर सेंटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर बोली जा रही हैं, क्लियर। तो ये आपको याद होना चाहिए। साथ में आपको मैं बता दूं जीएसटी जो है एक तरीके से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहाँ पे जैसे सपोज अगर आप खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पे टैक्स लगेगा, जहाँ पे बंदा ये खरीद रहा है इसको टैक्स लगेगा, ठीक है, जहाँ पे यूज हो रहा है, तो फाइनल डेस्टिनेशन पे इसको टैक्स लगता है, जी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है।
WHO का रिलेवेंस जो है फेड हो रहा है, आप लोगों से कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। इसका रीजनल ऑफिस 6 जोग्राफिकल अलग अलग रीजन पे है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में इसका 80% जो है पैसा आता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में। ये बात की गई है इस आर्टिकल के अंदर। क्रिटिसाइज़ किया जाता है इसको पुअर हैंडलिंग ऑफ द इबोला आउटब्रेक को भी, और कोविड-19 को भी इसने इन्फॉर्मेशन जो है सही टाइम पे नहीं दी, और जो पेंडेमिक इसको बोलना चाहिए जब इसने तब नहीं बताया, और जब एक तरीके से कुछ गाइडलाइंस इशू करना चाहिए तब नहीं किया। कोविड-19 को फैलने दिया पहले तो एक तरीके से, जब वो बहुत तेज़ी से आउटब्रेक हो गया तब जाके ये क्या है इसने ये डिसीजंस लिए, जबकि बहुत देरी हो गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो रहा है कि क्या WHO का रिलेवेंस यहाँ पे खो रहा है, ये आपसे क्वेश्चन राइज हो रहा है इस तरीके से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही इसका आंसर लिखना है, आपको बताना है। अगर आप चाहें तो अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो यही थी आज की डिस्कशन हमारी। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। लेक्चर को शेयर, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए हर एक अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं वहाँ वहाँ आप इसको जरूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।